नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच अब टेंशन उस लेवल पर जा रही है जो पाकिस्तान को इस वक्त पागल कर देने की स्थिति में है, क्योंकि युद्ध में कहा जाता है वही पक्ष विजयी होता है जो अपनी नसों को धैर्य से संभाल सकता है। लेकिन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अपनी जो पकड़ है, अपना जो धैर्य है, उसको खोता जा रहा है। और ये एक रिपीटिशन है। अगर आप पुराने युद्ध को देखते हैं, चाहे वो 1947-48 से लेके 1971 या फिर कारगिल तक, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि वो ये दिखाए कि वो पूरी तैयार है, वो वापस रिएक्शन करेगा, यानी भारत को वो हमलावर साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं कर पाया। कल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो झटका था, जिसकी आज सुबह हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अंदर के उसके जब यूएनओ में सबसे ताकतवर बॉडी अगर कोई है जिसकी भारत इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है कि उसकी सदस्यता बढ़ाई जाए, वो है कि 5 जो वीटो पावर हैं। लेकिन उनके साथ जो 10 दूसरे देश भी चुने जाते हैं, उनका निश्चित कार्यकाल होता है। उसमें वो जो संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वही यूएनओ की सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी मानी जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त उसका अस्थायी मेंबर भी है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने इस युद्ध से, इस जो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जिस तरह से तैयारियां की हैं, उसमें उसकी सबसे बड़ी कोशिश थी, क्योंकि वो जानता था कि भारत का कन्वेंशनल वॉर में वो मुकाबला नहीं कर सकता है। लिहाजा उसको एकमात्र जो ताकत या संबल था, उसका एटम बम की धमकी थी। जब उसने देखा कि भारत की तैयारियां उस पर अटैक करने तक पहुंच रही हैं, तो उसने समझ गया कि अब ये, चूंकि जो पुलवामा में ही फेल हो चुका, जब रिएक्शन भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसी समय उसको ये लग गया था कि भारत ऐसा कर सकता है। हालांकि उसने उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए अगले दिन अपने प्लेन हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए भेजे। उसने एक कोशिश की, लेकिन भारत की ये तैयारी दिखा रही है कि भारत को उस कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो एक नैरेटिव बिल्ड का ही तरीका था। अगर हम देखें कि भारत के खिलाफ अब उसके पास, चूंकि तमाम देशों से उसने कोशिश की और कहीं से भी ऐसा कोई संबल उसको नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ, भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसलिए क्योंकि वो एग्रेसिव है। भारत मतलब एग्रेसिव अप्रोच के साथ है, लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऐसा कहीं से भी उसको कोई समर्थन नहीं मिला। तुर्की के समर्थन की ज़रूर चर्चा हो रही है कि उसका प्लेन जो जलपोत है वहाँ पहुँचा है, लेकिन तुर्की जब से एर्डोगन आया, अपने आप को खलीफा जो है स्थापित करने के लिए ये कोशिश कर रहा है इस्लामिक जगत में, लेकिन उसका असर उतना ही है। चूंकि एक मॉडर्न वॉरफेयर में तुर्की की एक जगह है, उसके पास जो नेवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो उसको बनाने की ताकत है, वो काफ़ी मजबूत है। भारत के साथ भी उसके समझौते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसने अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ लिया है। वो अर्तुगल जैसे सीरियल्स हैं, उनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और फिर ये देखिए कि किस तरह से वो इस्लामिक नैरेटिव का प्रचार कर रहे थे। तो इसीलिए जो नया खलीफा बनने की चाह अर्डोगन की है, अपने देश में जिस तरह से उसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, और पिछले कुछ समय तो लगा था कि वो बीच में अपना देश छोड़कर शायद भागना पड़े, लेकिन उन पर अपने जो तानाशाही रवैया है, शायद उससे वो कंट्रोल करने में कामयाब हुए। तो वो एकमात्र है। इसके अलावा अगर आप 1971 की तरह देखें, तो भारत के खिलाफ वो कोई भी नैरेटिव आज की डेट में नहीं है। यानी आज की डेट में भारत 1971 के भारत से कहीं अलग खड़ा दिख रहा है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो पहले तो उस खबर पर जाते हैं जो कि पाकिस्तान के उस यूएनओ में मेंबर होने के बावजूद, इस बार उसकी अध्यक्षता चूंकि हर एक देश करता है 1 महीने के लिए, जो उसका अध्यक्ष होता है, तो मई महीने में ग्रीस है, यानी यूनान है, जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। तो वो जो ग्रीस ने उसकी अध्यक्षता की, और इस बार कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। यानी उस मीटिंग के बाद किसी ने कोई एक इस तरह की चीज़ पास नहीं की जिसमें ये कहा जा सके कि भारत पर या पाकिस्तान पर कोई रिस्ट्रेन करने की बात है। चूँकि उससे पहले कल एंटोनियो गुटरेस जो है कह चुके थे कि भाई पहलगाम का आतंकी हमला जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसके उनको सज़ा देनी चाहिए विधि के साथ, लेकिन दोनों देशों को तनाव घटाना चाहिए। यानी जिस तरह की बात वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको वहाँ यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भी पारित नहीं हो पाई।
क्योंकि उसके बाद जो कहा गया कि जो भी खबरें छनकर बाहर आई उसमें तो सिर्फ यही हुआ कि पाकिस्तान को जवाब देना भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि क्या वो तमाम देशों ने उससे इस तरह के सवाल किए कि क्या उनका कोई हक नहीं, क्या लश्कर तैयबा का कोई वजूद अब पाकिस्तान में है या नहीं, इस तरह की बात है। और पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में फंसता चला गया। हमारे कहा जाता है, कहावत है जो बहुत ही फेमस है, हर आदमी उसको जानता है, बद अच्छा बदनाम बुरा। पाकिस्तान एक ऐसा बदनाम मुल्क हो चुका है कि उसमें अब उस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में यकीन कोई मायने नहीं रखता, वहाँ सिर्फ अपने फ़ायदे होते हैं। तो पाकिस्तान अभी किसी को फ़ायदा देने की स्थिति में नहीं है। अगर इसको देखें 1971 का वॉर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस में लड़ा था, और इंडिया ने ये कोशिश की थी कि उसमें इंटरनेशनल बैलेंस को अपनी तरफ झुकाया जाए। यहीं जो भारत के आलोचक थे उन्होंने तो ये तक कहा कि भारत ने 1971 का वार जीतने के लिए अपनी जो गुट निरपेक्ष नीति थी उसको भी ताक पर रख दिया था, क्योंकि भारत ने 1971 में जो संधि की थी रूस के साथ 20 साल की, वो बहुत ही अहम संधि थी और उससे अमेरिका को कोई भी दुस्साहस करने से रोक दिया था। अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के हक में खड़ा था। जुलाई में 1971 में जब किसिंगर इंडिया आए, जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, यानी पाकिस्तान जिस तरह से ऑपरेशन सर्च लाइट के सहारे पूरे ढाका में रेप, कत्लोगारत और पूरी तरह से एक जेनोसाइड को अंजाम दे रहा था, उसको किसिंगर ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मसला है, सो आपको इसमें कोई हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं। तो उस वक्त चूंकि उस मीटिंग में ये तय नहीं था कि सेम मानेकशॉ रहेंगे जो भारतीय सेना अध्यक्ष थे, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको मीटिंग से पहले ही बुलाया हुआ था और कहा था मीटिंग में रहिएगा, और वो फुल वर्दी में आए थे। तो जब किसिंगर ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने साफ कहा, उनकी तरफ इशारा करते हुए, कि हमको इनकी मदद लेनी पड़ेगी। ये इशारा था। लेकिन उसके बाद भी जब नवंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी गई तो वहाँ निक्सन और किसिंगर ने किस तरह से उनका वो वीडियो आप नेट पे भी देख सकते हैं, जब रिलीज़ हुए थे, जिसमें उन्होंने एक गाली दी, भद्दी गाली देश को, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल उन लोगों ने आपसी बातचीत में किया। तो ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका उस वक्त पूरी तरह खुल के, पूरी तरह से जो है पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, जो आज की डेट में भारत के साथ खड़ा है। पुतिन पहले कह चुके हैं कि हमारी दोस्ती टाइम टेस्टेड है, उसमें कोई भी बाहरी कारक जो है बाधा नहीं डाल सकता, और हम लोग साथ खड़े हैं। तो ये भी एक बड़ी, यानी दोनों महाशक्तियां जो उस वक्त कोल्ड वार के वक्त थी, और अमेरिका जो भारत को डराने के लिए 7वां बेड़ा इंटरप्राइजेस भेजा था, उसके उलट इस बार अमेरिका शायद भारत की मदद करे ना करे, लेकिन विरोध तो नहीं करेगा, क्योंकि जो उस वक्त कर रहा था, और यहाँ तक के हालात थे कि पहले उसने उसको जो हथियारों की सप्लाई थी पाकिस्तान को, वो रोक दी थी, लेकिन फिर गुप्त रूप से उस वक्त उसने हथियार दिए थे। यानी ये स्थिति पूरी दुनिया की थी। हालांकि उन 7 महीनों में जब युद्ध की तैयारियां भारत ने की थी, कूटनीतिक मोर्चे पर श्रीमती इंदिरा गांधी के सलाहकार, मतलब हिंदुस्तान सरकार के जो हैं लोगों ने अलग अलग यूरोप के देशों में यात्राएं की, फ्रांस, बेल्जियम और अलग अलग देशों में, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद गई अमेरिका और चाइना के, उसके साथ तो संधि, और एकमात्र देश जो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो है चीन, जिसने भारत को बाहरी आक्रमणकारी और आक्रमण के खिलाफ उसने पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की थी। तो उस ताकतवर यूएनओ काउंसिल से पाकिस्तान खाली हाथ लौट आया। पाकिस्तान के नेता, अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने दिमाग से चलने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी समझदारी करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कहा जाता है कि बंदर उछलेगा कितना भी तो एक डाल से दूसरी डाल पर ही जा पाएगा। उसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतनी ख़राब कर ली है कि वो ये जानते हुए भी कि इससे कोई फ़ायदा भी नहीं, इकॉनमी डूबी हुई है, तो लिहाजा ऐसे देश से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं। उस देश के पास ले दे के वो देश से ज़्यादा एक एटम बम है, जो चलता हुआ एटम बम है, जो इस तरह के अराजक लोगों के उसमें है, जो धर्म के नाम पर न केवल हिंसा करते हैं, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिनका सेनाध्यक्ष तक ये कहता हो कि वो उनका अपने ही उसके, अगर हम लोग ये देखें तो एक देश के खिलाफ भी कितनी बड़ी आश्चर्य की बात हो सकती है, जिस देश की आबादी अब ख़त्म होते होते भी 2.93 तो है, उस आबादी को वो गैर जो है इंसानी लोग मानते हैं।
जिस तरह का नज़रिया है पाकिस्तान का, तो अगर इस तरह देखें तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसकी सबसे बड़ी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि वो उस परिषद का सदस्य है और ये उसके नेताओं के दिमाग में चढ़ी हुई थी। जैसे बहुत बार है, भारत कई बार रहता है और इसमें वहाँ उसको कोई ताकत हासिल नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। उसने अमेरिका से भी कोशिश की, अमेरिका के उनसे आपने देखा किस तरह से भारत से उन्होंने कहा कि संयम बरतने की कोशिश करें, तो तनाव घटाएं। ये वंश ने भी कहा, जो यहाँ के जिनके होते हुए ये अटैक हुआ, और ये बहुत बुरी बात मानी जाती है अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी का या उपराष्ट्राध्यक्ष किसी देश में गया हो और उसमें कोई दूसरा देश अगर कोई इस तरह की वारदात करता है, तो जो आने वाला मेहमान है उसके लिए भी ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। लेकिन अमेरिका, मैंने कहा कि अपने हितों के लिए चलता है, कोई भी देश अपने हितों के, अपने नागरिकों के हितों के लिए चलता है। तो वो पाकिस्तान के लिए कल की सबसे बड़ी करारी जो है एक परेशानी थी जो खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ के एक सांसद को मैं सुन रहा था जब उनसे सवाल किया करने की, आप अगर भारत हमला करता है और जैसे कि दिख रहा है तो आप पाकिस्तानी फ़ौजों के साथ अपनी बंदूकें लेके खड़े होंगे बॉर्डर्स पर या वो, तो उसने बड़े साफ गोई से जवाब दे दिया कि नहीं, मैं तो लंदन चला जाऊंगा। तो पाकिस्तान की संसद में, जिसमें रोज़ इजलास हो रहे हैं, जिसमें रोज़ ये कोशिश हो रही है, जिसमें कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम ये कर देंगे और ये भारत के खिलाफ युद्ध हो जाएगा, और तमाम वो एक वहाँ की साहिबा जो हैं वो बता रही थी कि कश्मीर, वो जो बाबरी मस्जिद में अजान पढ़ेंगे पहली असीम मुनीर, यानी इस तरह के बेवकूफ़ाना और जो गैर संजीदा बयान हैं, उनके सारे पाकिस्तान शायद यूट्यूबर्स के लिए काम कर रहा है इस बार। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई पॉलिटिशियंस इस समय यूट्यूबर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हैं तो वो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि वो बाकी अपनी जनता के लिए उनका कोई रोल वहाँ नहीं दिखता है। हम लोग अगर इसको दूसरा हिस्सा देखें, कल तक जो कहा जा रहा था बगलिहार और उस पर कि उसका क्या असर होगा, उसका असर पाकिस्तान में फील हो रहा है। मतलब ये चीज़ें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के अखबारों की खबरें नहीं, हमारी खबरें हैं, वो सब पाकिस्तान के सोर्सेज से ली गई हैं। जैसे कि चिनाब अगर सूख जाती है तो 4 दिन बाद ही पाकिस्तान में के 24 शहरों में पानी की कमी हो जाएगी। ये पूरा वहाँ का जो पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर है, पाकिस्तानी पंजाब के फैसलाबाद और हाफिज़ाबाद, जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, वो पूरे पानी पे चिनाब पर ही निर्भर है। अगर भारत कुछ हिस्सा भी रोक पाने में, चूँकि सारा तो अभी नहीं रोक पाएगा और बहुत लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी रोक देता है तो उससे उन शहरों में पानी की कितनी किल्लत हो जाएगी, ये अब दिखने लगा है। अगले 4 दिनों में उसका असर दिख सकता है अगर भारत उसको नहीं करता। हालांकि ये है कि थोड़ी देर रोका, फिर उसके बाद कुछ पानी रिलीज किया, क्योंकि बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए परेशानी की खबर जो उन्हीं के लोगों ने कही, जो सिंधु जल प्राधिकरण है पाकिस्तान का, चूँकि ज़्यादातर पानी सिंध की तरफ जाता है और सिंध के आगे पंजाब में जाने के बाद ये पानी जाता है, पानी की कमी से खरीफ की बुआई में 21% की कमी आएगी। इस वक्त खरीफ की बुआई का सीज़न है, अगर अगले 15 दिन तक पानी कहीं भी कम होता है तो ये 21% कम होगा, यानी पूरी आबादी के लिए आज के वक्त में भी पाकिस्तान में दिक्कत है। और अगर आप 21% हिस्से में फसल बोने में नाकामयाब रह जाते हैं तो उस समय आप ये सोचें कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी, पाकिस्तान उस समय कैसे जीतेगा। कल देर रात पानी रोकने को पाकिस्तान की संसद में फिर कहा था युद्ध की कार्रवाई, आपने सुना होगा, क्योंकि अब तो ये दुनिया सब बता रही है, सारी चीज़ें हर आदमी के सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि पानी रोकने की कार्रवाई को युद्ध समझा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने तो ऐलान कर दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कि अगर हम लोग अटैक कर देंगे, यानी वो फिर 71 की जो ऑपरेशन चंगेज़ खां है वो उसको शुरू कर देंगे। और भारत अब मुझे लगता है ये चाहता भी है कि पाकिस्तान अब वो गलती करे। ये जो इतना स्ट्रेस जो दिया जा रहा है वो इसीलिए है कि अब आप वो जो है शुरू कीजिए स्पार्क। अब हम तैयार हैं, हमारी तैयारियां उस लेवल पर, और शायद ये जो रोज़ किया जा रहा है उसका मसला भी यही है कि किसी भी तरह इनको, पाकिस्तान को इस पर मजबूर कर दें कि वो खुद ही
लड़ने पर उतर आए और ये हालत आपको दिख रही है। पाकिस्तान अभी तक इस बात का ही फ़ायदा उठा रहा था कि भारत जो है इस पर उनके सामने सिर्फ एक डोजियर देने तक रहता था। एक दूसरी बड़ी चीज़ जो है भारत में चल रही है, जो मॉक ड्रिल है, जो 244 शहरों तक आया तय करके, और ये पहले लग भी रहा था चूँकि जो पाकिस्तान की रीच में है, जहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी रीच या अपनी मिसाइल का वो कर सकती है, उसी में उनमें ज़्यादातर असर रहेगा कि किस तरह से वो वहाँ ये मॉक ड्रिल करें। पाकिस्तान के इस पूरे हिस्से में अगर हम ये देखें कि 1971 में जब ऑपरेशन 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज खां शुरू किया था, ये पाकिस्तान ने ही शुरू किया था। आप सोचिए, भारत की तैयारियां थी, भारत सब तरह से तैयार था और भारत की सेनाएं जो है मुक्ति वाहिनी को पूरा सपोर्ट देके वो अलग अलग हिस्सों में घुस रही थी। लेकिन चूंकि एक मैंने बताया कि एक स्ट्रेस लेवल होता है, उसको सहने की क्षमता होती है, पाकिस्तान में वो वैसे ही कम है। आपने देखा पाकिस्तानी जो है मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं वहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हमको जन्नत भेज दिया जाए, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके हैं जन्नत के बारे में। और वो जो 136 फीट की हूरें होंगी उनके लिए वो इतना व्यग्र दिख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से ही कह रहे हैं कि आप हमको वहाँ भेज दिए। चूँकि ऐसा प्रसंग आपको याद होगा, हम लोगों के रामायण में अक्सर आता है कि जब सुपर्णखा की नाक कटती है तो वो जाके बदले की भावना से रावण को कहती है कि भाई दो वनवासी आए हैं और उन्होंने मेरी नाक काटी है। तो वो पूछता है कि तुम खरदूषण के पास जाती, जो उनके सबसे ताकतवर सेना है, दंडकारण्य में जो थे। तो वो कहते हैं कि वो तो उन्होंने मार गिराए। तो वो कहता है कि वो रावण फिर अपने दिमाग में सोचता है कि ये जो है ज़रूर वो भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, जो उतरे हैं राक्षसों के संहार के लिए। और मैं वैकुंठ पठाऊं मारे मोहि जो भगवंता, कि अगर मुझे भगवान मारेंगे तो वैकुंठ चला जाऊंगा। ये उस तरह का एक वहाँ हम लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ा है, लेकिन ये समझना कि वो भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हो कि साहब हमको मार दीजिए, हम पर अटैक कीजिए और हम पर ये कीजिए ताकि हम लोग जो है जहन्नम वो जन्नत में चले जाएं, हम जन्नत जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने उस बयान में बहुत सारी चीज़ें कही थी, जिसमें कहा था कि हम तो ये पाकिस्तान की फ़ौज से कहेंगे कि वो सीमा से हट जाए। आप ये सोचिए कि इस तरह दिमागी दिवालियेपन तक वो देश पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि हम कहेंगे अपनी फौजों से सीमा से हट जाए, भारतीय फौज शहरों में आ जाए, फिर हम जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको बताएंगे एक भी जिंदा नहीं जाएगा। ये इस तरह के बेतुके बेवकूफ़ाना बयान आप दुनिया में किसी भी कैबिनेट के मंत्री से सुन नहीं सकते, सिर्फ पाकिस्तान के। पाकिस्तान दुनिया में एक तो मनोरंजन करने के लिए पैदा हुआ है और दूसरा नफरत के मारे दूसरे लोगों की ज़िंदगी नरक करने के लिए, दोनों एक साथ हैं। अजीब विरोधाभास का देश है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान, चूंकि अब ये जो मॉक ड्रिल होगी जिस पर अभी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद प्रसाद जी बात कर रहे हैं, गोविंद मोहन, उन्होंने तमाम राज्यों से लगातार बात की है, उसमें 244 और एक संख्या बढ़ के 259 तक हो रही है जहाँ जहाँ ये मॉक ड्रिल होगी। चूँकि मॉक ड्रिल का बेसिक जो पर्पज़ ही ये है कि जो सेना, जो जनता जो सैनिक दायरे में आ सकती है, यानी जो दूसरा दुश्मन देश है उसकी किसी की तरह से रेंज में आ जाए, तो अगर तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके आश्रय स्थल कहाँ हैं। 1971 में भी अगर आप इन शहरों में हो जहां पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का खतरा था, खासतौर से एयरफोर्स की रीच का खतरा था, तो आपको वहां पता चलेगा, अगर आप अभी खोज लेंगे, कि वहां आश्रय स्थल बनाए गए थे जहां इमरजेंसी के वक्त वो लेनी थी, शरण लेनी थी, और वहां उनको तमाम जो सिस्टम था उसको इसके लिए तैयार किया गया था। चूँकि कारगिल का वॉर तो बॉर्डर पर ही लड़ा गया था, एक लोकलाइज्ड वार हो गई थी, और इसीलिए उस पर इस तरह का कोई वो नहीं था। लेकिन 65, 71 और उससे पहले 62 में ये सब चीज़ें एक्सरसाइज अमूमन की जाती थी। 1971 में चूंकि पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ हमला कराया था उन हवाई अड्डों पर, उनका मैं आपको बता देता हूँ, अमृतसर होता, अम्बाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हल्द्वारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उत्तर लाइसा है। ये चूँकि हिंदुस्तान के वो हिस्से हैं जहाँ इंडियन एयरफोर्स रहती, तो वो
पूरे दुश्मन की हमेशा ये पहली रीच रहती है कि वो उनके एयरपोर्ट्स को, जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स है उसके एयरपोर्ट्स पर अटैक करे। तो वहाँ तो खैर उस समय तो वो कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ जो उसने श्रीनगर पर बनाया उसमें गड्ढे हो गए थे, ये एक कहा जाता है। और जो 11 हवाई अड्डों को ऑपरेशन चंगेज खां के तहत उसने निशाना बनाया था। दूसरा उनके निशाने पर क्या रहता है दुश्मन के, जिन शहरों में आपको इस मॉक ड्रिल की ज़्यादा वो दिखाई देगी सिंसेरिटी के साथ जिसको किया जाएगा, वो है जहाँ कैंट है, यानी जहाँ भारतीय सेना के कैंट क्षेत्र मौजूद हैं, जहाँ भारतीय सेना की इकाइयाँ मौजूद हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बॉर्डर्स के अलावा होंगे। जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के तमाम ज़िलों पर ये होगा जो भी पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जैसे राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य हुए, इन सब के जो ज़िले हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये सब जो साइड से लगते हुए चले जाते हैं पाकिस्तान के। और इधर जम्मू में तो श्रीनगर में तो आप जानते हैं जितने जो लगे हुए हैं इलाके बॉर्डर्स, वो सब पर बहुत ही गंभीरता, बहुत ही शिद्दत के साथ ये जो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसीलिए वो सबके साथ बातचीत हो रही है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एनएसए के साथ मिले, लगातार प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। ये बता रहा है, हम और आप शायद ये सोच रहे हैं कि अभी जो जो दिख रहा है वो एक तैयारी है, लेकिन मुझे ये लगता है ये तैयारी से भी ज़्यादा युद्ध है, जिसमें पाकिस्तान के जनरलों की नसें तनाव से फट रही हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं हो रहा। आपको मान लीजिए कोई युद्ध लड़ना है, आपको युद्ध के सामने खड़ा होना है और आपके पीछे से आपको गालियां पड़ रही हों, आप ही के युद्ध में आपके पीछे आप ही के देश के लोग अलग डिफरेंट वॉइसेस में बोल रहे हो, आपको अलग अलग गालियां दे रहे हो, तो आप सामने वाले को सुनेंगे कि पीछे से सुनेंगे। असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान में अब उन लोगों के लिए, जिन लोगों को जिनको अच्छा लग रहा था बातों में, लेकिन अब जिनको गंभीरता का एहसास हो रहा है, वो उसको गालियों से नवाज रहे हैं। और बहुत सारे आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान के नेता ढूंढ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का ढूंढ रहे हैं, या आप सिंध के वो लोग ढूंढ रहे हैं, जी सिंध वाले। और इस दौरान अभी तक हमने मुहाजिरों का जो है कोई रिएक्शन नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अल्ताफ़ खां का गाता बजाता या कोई भी था उसकी जो पार्टी के हैं वो लोग, मुत्तहदा मुहाजिर पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ रुख लेंगे। तो ये तो एक चलती हुई स्थिति है। मैं आपको बता रहा था कि अमृतसर और फरीदकोट के जो हवाई रक्षा रेडार थे वो भी हुए। अमृतसर में, माफ़ कीजिएगा, अमृतसर में रनवे पे गड्ढे हो गए थे और एक रडार स्टेशन हमारा ख़राब हुआ था। भारत ने इसमें पाकिस्तानी वो मार गिराए थे। इसके अलावा पुंछ, कारगिल की भारतीय चौकियों पर हमला हुआ था। कोशिश बहुत की थी पाकिस्तान ने, लेकिन उस वक्त भी वो कर नहीं पाया था। इस बार थोड़ा और माहौल पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि हमारे पास न केवल आत्मनिर्भरता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना के दिए गए हथियारों पर निर्भर है। अमेरिकन ऑनसेट उसके पास सिर्फ F-16 का है, जो वो तुर्की की मदद से उसको जा या ले या बढ़ा सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई वो नहीं है। और बहुत ट्रंप जो है अपने लिए व्यापारी ज़रूर है, लेकिन वो नहीं मानता कि भारत से इस समय पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना कोई बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। मूडीज़ ने, कल आपने देखा होगा, उसको आपने पढ़ा होगा, मूडीज़ जो बहुत ही रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, उस पर इकोनॉमिक्स पर और उसकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नज़र रखती है, उसने कल चेतावनी दे दी थी कि भारत को इस युद्ध से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब अगर उसकी जो रेट 6.3 जो एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है कि उसमें कुछ ही कमी आए, लेकिन पाकिस्तान की तो जो 3% है जो दोबारा से संभलने की तरफ जा रही थी, वो अब पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी। पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो महज 15 बिलियन डॉलर का, महज 15 बिलियन डॉलर। इंडिया का ये फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो ये भी अंतर है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फ़ौजों के बीच का अंतर और वो सब, क्योंकि वो आप अलग अलग जगह पर देख रहे हैं। मैं सिर्फ उस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस युद्ध में हमको इस मॉक ड्रिल के सहारे सरकार समझाना चाहती है। क्योंकि इस मॉक ड्रिल की ज़रूरत इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि युद्ध में राष्ट्र होता है। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों के साथ स्ट्रेस देता हूँ, शायद आपको लगता होगा कि स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि युद्ध राष्ट्र लड़ते हैं, नेता या पार्टियां नहीं लड़ती। क्योंकि जो सामूहिक फिर युद्ध की हार या जीत वो सामूहिक होती है, उसमें आपको फ़ायदे या नुकसान दोनों सामूहिकता में उठाने पड़ते हैं। तो वो मुझे लगता है कि इसलिए
भारत सरकार का ये भी एक कदम जो है रणनीतिक हिस्सा भी है और एक ज़रूरी तैयारी भी। रणनीतिक ये है कि पाकिस्तान को अब ये जो उसके नेता जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे उससे और उनका जो उनका हौसला है वो और टूटेगा, क्योंकि अमेरिका तमाम देशों के जो पाकिस्तान को मैक्सिमम मदद दे जा सकती थी वो यही था कि एक रस्मी बयान को वो अदा कर दें। तो उन्होंने रस्मानी तौर पे जो है अपनी रस्म निभा दी, बयान दे दिया। तो अब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या है, क्योंकि आप ये उस स्थिति को सोच के देखिए जिसमें आपको पता है कि हमला होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपके बैलेंस को, अगर आपके पास कोई लड़ने के लिए मॉरल कॉज नहीं है या कोई इस तरह का कारण नहीं, जो कहते हैं कि धार्मिक, हम लोगों के धर्म में भी कहा जाता है कि आप राइट के लिए लड़ते हैं, राइटिस्ट होके धर्म के लिए लड़ा जाना। धर्म का मतलब यहाँ कोई धार्मिक वो नहीं जिसमें कोई गैर हिंदू दुश्मन हो जाता है, या जैसे कि इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको नजस मानती है, या गैर हिंदू को दारुल हरब का हिस्सा है जहाँ मुसलमान शासन नहीं करते हैं। तो वो इस तरह की कोई आइडियोलॉजी, धर्म का मतलब यहाँ राइटनेस यानी सही जो है। इसीलिए परिवार के लोग अलग अलग तरीके से खड़े होकर महाभारत में लड़ते थे। तो मुझे लगता है कि भारत के पास इसका एक नैतिक जो आधार है वो मजबूत आधार है, जिसके लिए युद्ध किए जाते हैं कि हम अगर अभी युद्ध नहीं करेंगे तो फिर हम किस बात के लिए युद्ध करेंगे। आपने लोगों को बचाना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है और राष्ट्र इसी तरह से बनते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो ताकत है ये इस युद्ध में भी हमारी इसीलिए बड़ी ताकत है कि हम सही पक्ष पर खड़े हैं। पाकिस्तान की जिस तरह की है कि लगातार, अब आप एक और बड़ी रणनीतिक चीज़ देखिए जो आपको मैं बात करूँ। अब इस समय किसी का ध्यान इस पर नहीं है कि वो जो हत्यारे हैं, जो दरिंदे आतंकवादी हैं, वो कहाँ हैं। उनको हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी ढूंढ रही है। तो उसको पूरे देश के लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि वो ढूंढने दो, वो एक कानून वो उनको ढूंढ लेंगे। हमको इस बार उन उंगलियों पे जाना ही नहीं है जिन्होंने ट्रिगर दबाया है। इस बार हमको उस दिमाग पर जाना है जो बार बार उन उंगलियों को सक्रिय करता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा चेंज है राष्ट्र के अंदर। ये बड़ा चेंज है कि सिवाय कुछ नेताओं के जो औरंगजेब को भाई बताने वाली पार्टी, जो उनको कभी दुश्मन मानने वाली पार्टी थी, या कभी नरम कभी गरम करके लोगों के बीच में और अपने वोटरों के बीच में तुष्टीकरण की राजनीति सेकने वाले नेताओं के अलावा आप सोचिए कोई ये पूछ नहीं रहा है कि वो कहाँ है। ये कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बढ़िया बात होगी या वो है, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा राष्ट्र ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पूरा राष्ट्र एक मत है। वो कह रहा है कि भाई हमको तो सबक उसको सिखाना है। ये तो उसके भेजे गए जो है छोटे मोटे जो है आतंकी है, ये हर बार इसी तरह करते हैं। तो आप जब तक काटते रहेंगे, होता क्या है कि आप को याद होगा हमारी तो वॉर नीति है। अगर हम चाणक्य को पढ़ते हैं, चाणक्य को मानते हैं, हालांकि बहुत सारे विपक्ष के आजकल जो जातिवादी राजनीति के लोग हैं वो चाणक्य को ही मानने से इनकार कर देते हैं कि विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य कोई था ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है। तो खैर कि वो सबसे बेहतर जो वॉर एक्सपर्ट थे वो थे और एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमारे राजनीतिक जो जातियों पर आधारित है वो नहीं मानते हैं। तो आप ये सोचिए, उनका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने बचपन की किताबों में पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जिसमें कि एक जब आदमी जा रहा है वो देखता है कि एक ब्राह्मण जो है जड़ से मट्ठा डाल रहा है और फिर खोद रहा है, जड़ मट्ठा डाल रहा है फिर डाल रहा है। ये कहावत है आपके यहाँ, जड़ों में मट्ठा डालना। तो वो उससे पूछता भाई ये क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि मैं इस जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चुभी थी, इसने मेरे पैर को घायल किया था, तो मैं इसको जड़ के साथ ही मिटा दूंगा, मट्ठे से फिर कभी पैदा नहीं होगी। तो जड़ों में मट्ठा डालना, उनके साथ उनको खत्म कर देना। तो इस बार हिंदुस्तान की जनता, मैं फिर कह रहा, चूंकि मोदी जैसे पीएम का मिलना उस जनता की वोटों से संभव हुआ, तो वो जनता तय कर रही है कि इस बार जो है पाकिस्तान की जड़ों में मट्ठा डाल दिया जाएगा। उसको जो है अभी, हालांकि मैं फिर ये कह दूं कि हम लोग जो ज़रूर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान या वो अलग हो जाएगा, उस पर अभी या आज़ाद कश्मीर है, जैसे एक ने बहुत सारा सवाल भी, कल मैं जयपुर डायलॉग पे था तो एक ने सवाल भी
भेजा था कि इनको मालूम नहीं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ज़्यादातर लोग चले गए। भाई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत सारे लोग मीरपुरी कहलाते हैं, बाकायदा वहाँ जो लंदन के बहुत सारे हिस्सों में उनके पूरी रिहाइशें हैं, तो ये सब मालूम है। लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोगों का जो कहते हैं वो आउटलाइन देते हैं बेसिकली। अगर आप उस पर कोई बहुत लंबी डिबेट एक सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो उस पर भी कभी भी की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान या जो इन हिस्सों में, अगर हम लोग 1971 के बरक्स देखें जब हमने तोड़ा था, उस समय हम पूरी बंगाल कहते थे, पूरी बंगाल का इशारा करते थे। लेकिन अब हमको लगता है कि उसके और इसमें ये अंतर है कि हमने हमारे देश की जो विधानसभाएं हैं, चाहे यूपी हो, चाहे उस समय बिहार, यूपी, असम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्यों ने स्वतंत्र बांग्लादेश के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए थे विधानसभाओं में। फिर बाद में संसद में भी कहा गया, और उस सबको चूंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से ही उनको अनुमति थी, तो इसीलिए ये सब मतलब इशारा था तो उन्होंने किया। इस समय उस समय हमारे, जो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, विदेश मंत्री सरदार सवर्ण सिंह थे और रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। तो एक बेहतरीन टीम उस समय जैसी दिख रही थी, मुझे लगता है कि आज उसी, अगर हम उनको उनके साथ पैमाना नहीं मानूंगा, लेकिन एक बहुत शानदार टीम आपके पास है। आपके पास प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह हैं, आपके पास गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह, और साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसा मौजूद है। तो लिहाजा आप यकीन रखिए कि इस बार पाकिस्तान की जड़ों में मट्ठा डलेगा और अच्छे से डलेगा। आज अभी तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।